Welcome students in this video lecture of wind power और windmill और wind energy। तो आज हम इसके माध्यम से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विंड पावर और वो भी स्पेशली हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोपेलर शाफ्ट बेस्ड विंड मिल ही रहेगी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको ये मल्टी ब्लेड विंड मिल दिखाई दे रही है जिसके पीछे एक एरो है और आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि जिस तरह हवा का जो झुकाव रहेगा या हवा जिस ओर बहती रहेगी उस ओर इसकी जो टेल है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विंड इस मल्टी ब्लेड से टकराए और इसका आरपीएम बढ़ सके जिससे कि हम एनर्जी डेवलप कर सकें। सो इस वीडियो लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इस विंड पावर को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसकी सहायता से हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम पर्टिकुलरली चूँकि जिस विंड मिल की बात कर रहे हैं अभी और इसके बाद के सारे वीडियो लेक्चर्स में, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ बिकॉज इट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में 4 या 5 विभिन्न प्रकार के विंड मिल देख सके थे जिसे हमने मुख्यतः क्लासिफिकेशन किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल्स और वर्टिकल एक्सिस विंडमिल्स, और उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेशन करेंगे हमारा वो है प्रोपेलर टाइप विंड मिल पर। तो अभी हम यहाँ देखते हैं सॉरी ये थोड़ा सा मेरा पीपीटी डिस्टर्ब हुआ। एनीवे, तो हम यहाँ देखते हैं द फर्स्ट यूज ऑफ अ लार्ज विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ सिस्टम बिल्ट इन क्लीवलैंड ओहियो। ये यूएस में क्लीवलैंड ओहियो एक स्टेट है, वहाँ पर क्लीवलैंड करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर सर्वप्रथम इन विंड मिल से ध्यान देंगे, विंड मिल से विंड पावर थ्रू विथ हेल्प ऑफ जनरेटर स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि इन 1888 यानी 1888 में ये 100 साल से ज़्यादा तकरीबन 140 साल पहले विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हुआ। द ब्रश मशीन वॉज अ पोस्ट मिल विथ अ मल्टीपल ब्लेड पिकेट फेंस रोटर 17 मीटर्स इन डायमीटर। ये उसी विंड मिल का डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम, जिसका डायमीटर तकरीबन 17 मीटर था। और देखिए, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये ज़मीन से कोई ज़्यादा हाइट पर नहीं है। The brush machine was a post mill with a multiple blade picket fence rotor 17 meters in diameter, featuring a large tail hinge to turn the rotor out of the wind। यानी कि ये इस तरीके से जो इनकी टेल थी वो टेल हिंज थी, तो रोटर को विंड के सहायता से रोटर को मल्टीपल ब्लेड्स को विंड के डायरेक्शन में रखने में मदद करती थी। इट वॉज द फर्स्ट विंड मिल टू इनकॉर्पोरेट अ स्टेप अप गियर बॉक्स। देखिए, ये स्टेप अप वर्ड जो है दैट इज स्टेप अप,
Now this step up gearbox with a ratio of 50:1, यानी 50/1 स्टेप अप। और स्टेप डाउन क्या होगा? कम। पहले हम स्टेप अप और स्टेप डाउन समझते हैं। स्टेप अप मतलब ज़्यादा, स्टेप डाउन मतलब कम। विथ अ रेशो ऑफ 50:1, यानी कि स्टेप अप मतलब एक बार ये घूमेगा तो 50 बार दूसरा शाफ्ट घूमेगा। गियर बॉक्स यदि एक बार घूमेगा तो जो दूसरा शाफ्ट अटैच है, 2 शाफ्ट अटैच रहते हैं गियर बॉक्स से, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे ही। तो एक बार घूमेगा यदि मेन शाफ्ट, तो जो अटैच शाफ्ट है वो 50 बार घूमेगा, मतलब स्टेप अप हो रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इन ऑर्डर टू टर्न अ डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसके पीछे जनरेटर लगा था, उसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की उसको डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जनरेटर यूज़ किया। जो ऑपरेशनल स्पीड थी उसकी 500 आरपीएम। तो इन्होंने जो इस विंड मिल के पीछे जो जनरेटर लगाया, डीसी जनरेटर, तो वो डीसी जनरेटर की कैपेसिटी 500 आरपीएम थी, यानी कि 500 आरपीएम पर यदि वो घूमता तो वो आसानी से करंट बना सकता था। तो इसको ये फर्स्ट इस तरीके का एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट 1888 में क्लीवलैंड, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए में कंडक्ट हुआ। और मैक्सिमम इन्होंने 500 आरपीएम लिया 15:1 का गियर बॉक्स इंस्टॉल करके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Commercially, wind energy is one of the most economical sources of new electricity available today. यानी कि हमारी जो कमर्शियल एनर्जी, हम जानते हैं 2 तरीके की हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। कमर्शियल यानी कि हम जो घरों में जो प्रयोग कर रहे हैं उस तरीके की एनर्जी को हम कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। तो ये कमर्शियल एनर्जी जो है विंड एनर्जी, ये मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स रहती है हमारे इसका। जस्ट अ मिनट, ये और एक बार अटक गया है। ओके, विंड एनर्जी का रहता है जिसमें कि जो विंड टर्बाइन कैन बी सेट अप क्विकली एंड चीपली कंपेयर्ड विद बिल्डिंग न्यू कोल फायर जनरेटिंग स्टेशंस। तो आपको यदि विंड टर्बाइन इस तरीके से, हमने जैसे लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि हम एक विंड मिल नहीं लगाते, हम विंड मिल का फार्म लगाते हैं, जैसे हम खेती कहते हैं, तो उसी तरीके से हम विंड मिल का फार्म लगाते हैं और ऐसे n नंबर ऑफ कैलकुलेशन करते हैं उसकी कॉस्ट का। और यदि हम इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये एग्जैक्टली देखेंगे तो हमको इसमें प्रॉफिट, वी कैन जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो आज की डेट्स में मॉडर्न विंड जनरेटिंग इक्विपमेंट इज़ इफ़िशियंट, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, हाईली रिलायबल, अब आप इन पर बहुत भरोसा कर सकते हैं, एंड बिकमिंग अ चीपर टू परचेस, और सस्ती होती जा रही है ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी ओवरऑल देखें तो कोल फायर्ड हमारा जो कन्वेंशनल बॉयलर था उसको यदि हम देखें तो उससे काफ़ी कम पैसे में हम इस विंड मिल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको सब दिख रहा होगा कि ये सिर्फ प्रोपेलर, हॉरिजॉन्टल प्रोपेलर हैं, और देखिए इसमें कोई टेल नहीं है जैसे कि इसके पहले के हमने डायग्राम में देखा। ये सारे विंड मिल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर आपको इस फोटोग्राफ में यहाँ 4 दिखेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 विंड मिल्स दिख रहे हैं। और ये जो सारे विंड मिल्स हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में हवा के प्रवाह की ओर ही रहते हैं। और आपको कोई भी ऐसा विंड मिल नहीं मिलेगा जो एक साइड एक विंड मिल हो और दूसरी साइड दूसरी विंड मिल हो, ऐसा आपको
कोई भी विंड मिल कभी नहीं मिलेगी। ये ऐसा क्यों है, ये भी हम इसी वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेटली डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लार्ज विंड टर्बाइन्स इज नेग्लिजिबल compared with an open pit coal mine or a reservoir, and during their operation produce no air pollution। तो देखिए, यदि हमने लार्ज विंड टर्बाइन्स लगाई हैं कुछ इस तरीके से पूरे कई किलोमीटरों के एरिया में, तो इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लार्ज विंड टर्बाइन जो है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। क्योंकि यदि हम मुख्यतः किसी कोल माइन से हम कोल निकालें और या किसी रिजर्वायर से हम कोल निकालें, उसको बर्न करें, नेचुरल रिसोर्सेस को हम कंज्यूम करें, और कंज्यूम करने के बाद हम जो यदि हम कोल को जलाएं तो भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। जबकि इस विंड टर्बाइन में हम किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन पैदा नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन इसमें नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। इन दोनों इसमें हम कहीं पर भी एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं। दो हमने जो इसके फॉल्ट्स हैं उसमें जब उसको हम डिटेल में देख रहे थे तो दो ये विंड मिल कई किलोमीटरों की आवाज़ करती है बहुत धीरे नाइट आवर्स में। और यदि आपके आसपास के क्षेत्र जहाँ पर कोई किसी रहने की रहवासी बहुत कम हो उस क्षेत्र में, तो डेफिनेटली हम इसका यूटिलाइज करके हम काफ़ी एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर विंड एनर्जी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यू एनर्जी सोर्सेस। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हमने सोलर एनर्जी के यदि हम सापेक्ष में देखें तो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के कंपेयर में अभी बढ़ रही है, बट इन फ्यूचर व्हेन द डिज़ाइन ऑफ दीज प्रोपेलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोपेलर ड्रिवन विंड मिल की डिज़ाइन फाइनल होने के बाद जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा विंड फार्म्स आपको भविष्य में दिखाई देंगे। अब देखिए, मैं इसे प्रेजेंटेशन में ले जाता हूं ताकि हम इस को देख सकें। ओके, देखिए ये विंड मिल इस तरीके से घूम रही है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इसे घूमते हुए देखते हैं तो हम इस पर सही तरीके से हम बात कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे समझ भी सकते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं, और हम जैसे मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंत में प्रथम में एवं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंत में बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेलर बेस्ड जो विंड मिल्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है अर्थ के, हम इसी की ही बात करेंगे और किसी विंड मिल की बात नहीं करेंगे थ्रू आउट आवर विंड एनर्जी की स्टडी में। तो अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग है हमारे टॉपिक की, हाउ डज अ विंड टर्बाइन वर्क, किस तरीके से विंड टर्बाइन काम करती है। सो विंड टर्बाइन ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, द एनर्जी इन द विंड टर्न्स 2 or 3 प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स अराउंड द रोटर। इसमें 2 भी हो सकते हैं प्रोपेलर और 3 भी प्रोपेलर हो सकते हैं, और ये रोटर को घुमाती है। ये जो विंड मिल है घूमते हुए इस रोटर को कंटिन्यू घुमाती है। द रोटर इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट, ये जो रोटर है ये कनेक्टेड रहता है मेन शाफ्ट को, विच स्पिन्स अ जनरेटर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। और इस जनरेटर को घुमाने के पहले हम एक गियर बॉक्स भी लगाते हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब देखते हैं मुख्यतः विंड टर्बाइन आर माउंटेड ऑन अ टावर टू कैप्चर द मोस्ट एनर्जी। तो ये टावर पर इंस्टॉल की हुई रहती है विंड मिल,
और इससे हम हमारी एनर्जी को कैप्चर करते हैं। जो विंड चल रही है उसको हरास करते हुए ये रोटर को घुमाती है और उसके कनेक्टेड शाफ्ट और साथ ही साथ जनरेटर को घुमाते हुए बिजली को पैदा करती है। लेकिन इसकी हाइट जो है ये बहुत ज़्यादा रहती है। तो कितनी हाइट रहती है? मिनिमम एट 100 फीट और 30 मीटर, 30 मीटर की ऊंचाई पर और मोर अबव ग्राउंड दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ फास्टर एंड लेस टर्बुलेंट विंड। टर्बुलेंट मतलब जब विंड एक जैसी नहीं हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्लो जो है ऊपर नीचे हो, कभी ज़्यादा कभी तेज, इस तरीके के वेग को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये टर्बुलेंट विंड हम का एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है। हमको लेस टर्बुलेंट विंड चाहिए जिसमें मतलब कि ऊपर नीचे जो है वो कम हो, और इसलिए हम इसे काफ़ी ऊंचाई पर इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी देखा कि हम जब विंड मिल को इंस्टॉल करते हैं तो हम हमेशा ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि यह जो पठार है जहाँ रहवासी बहुत कम है, ऐसी जगहों पर इन्हें इंस्टॉल करें ताकि ये जो स्पेस यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली पहाड़ों या पठारों के जो ऊपर जो ज़मीन रहती है वहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो वो ड्राई प्लेसेस रहते हैं। तो इसलिए इन पठारों पर हम आसानी से इसे चला सकते हैं। और हमें जो ये 30 मीटर की हाइट है इसकी ये भी हम यदि कम रहे तो हम काफ़ी एक जैसी विंड पूरे समय हम उसका दोहन, उस विंड का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। विंड टर्बाइन्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ सिंगल होम और बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को भी ये हमारी जो विंड एनर्जी है वो चला सकती है, और साथ ही साथ एक सिंगल होम को भी चला सकती है। एक अकेले घर को भी चला सकती है और एक पूरी बिल्डिंग को भी चला सकती है। और दे कैन बी कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फॉर मोर वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस तरीके से यदि हम पहले के चैनल में देखें तो ये सारे ग्रिड से कनेक्टेड रहते हैं, ये अपने दिन रात घूमते रहते हैं और बिजली बनाते हुए ये ग्रिड को बिजली की सप्लाई करते रहते हैं। तो इनकी जो हाइट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 30 मीटर्स के अबाव ही हमको टर्बुलेंट विंड नहीं मिलती है, एक जैसी फ्लो की हमें विंड मिलती है। तो हमको इसकी हाइट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट, और इसके कारण जो हम जब इसका सिलेक्शन करते हैं तो उस जगह का स्थान सिलेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। और चूँकि जैसे मैंने अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया कि चूँकि इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण हमको जब इंस्टॉल इसे करना रहता है तो हम वहाँ पर इस कॉलम को लेकर जाना, उसे वहाँ इंस्टॉल करना और इसके बाद इसके रोटर्स को लाना, ये सारी जनरेटर्स को लाना, उसको इंस्टॉल करना, क्रेन लाना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच रहती हैं। दैट्स वाई इसको इंस्टॉल करने का समय कम या ज़्यादा एज पर द लैंड अवेलेबिलिटी ये डिफ़र हो सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ मैं। और जैसे हमने देखा कि इसको समाप्त करते हुए मैं आपको हम डिस्कस करेंगे कि विंड मिल को हम हायर हाइट पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज लेस टर्बुलेंट विंड हमको अवेलेबल रहे। इसे हम एक साथ एक जगह पर कई विंड मिल लगाते हैं, और एक विंड मिल आपका एक घर भी चला सकती है, साथ ही साथ एक बिल्डिंग भी चला सकती है एज पर इट्स कैपेसिटी, जैसे उसकी कैपेसिटी रहेगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंड मिल और विंड टर्बाइन। Thank you very much for your kind attention.